दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पॉइंटर सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान का भाग 1। दोस्तों ये वीडियो सिविल सेवा परीक्षा, राज्य सेवा परीक्षा विशेषकर यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस के साथ साथ बैंक, एसएससी, रेलवे और अध्यापक पात्रता परीक्षा आदि के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये वीडियो विशेष रूप से रिवीजन के लिए तैयार किया गया है ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम मात्रक और इकाई से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है आज के वीडियो का, शक्ति का मात्रक क्या है। तो दोस्तों शक्ति या पावर का मात्रक होता है वाट। बल का मात्रक क्या है। तो दोस्तों बल यानी फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक होता है जूल। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होती है। और प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है या दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक पारसेक जो तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक होता है कितने के बराबर होता है। तो दोस्तों 3.25 प्रकाश वर्ष यानी 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक। पारसेक दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है। पारसेक किसका मात्रक है। तो दोस्तों पारसेक दूरी का मात्रक है। माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है वो क्या मात्रक है। तो दोस्तों ये इकाई सेंटीमीटर होती है। सेंटीमीटर में 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। तो दोस्तों 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में 183 गुणे 10⁷ नैनोमीटर से व्यक्त की जाएगी। अगला प्रश्न है 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एम्पियर किसकी इकाई है। तो दोस्तों एम्पियर आप जानते हैं विद्युत धारा मापने की इकाई होती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो कि उत्पादन जिसका किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों भौतिक राशियों को उनके इकाई से सुमेलन कराना है। त्वरण का इकाई या त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल की इकाई न्यूटन होती है। किए गए कार्य की इकाई जूल है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है और दाब का मात्रक पास्कल होता है। सही सुमेलन करना है दोस्तों। तो सही सुमेलन देखिए, वाट जो है वो शक्ति या पावर का मात्रक है। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। और कैलोरी ऊष्मा की इकाई होती है। जूल जो है वो कार्य की इकाई होती है। एम्पियर विद्युत धारा का है। वाट सामर्थ्य की इकाई है। और वोल्ट जो है वोल्ट बिजली का नहीं बल्कि विभवांतर का मात्रक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नॉट जहाज के चाल की माप नॉट से की जाती है। एंगस्ट्राम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य या प्रकाश की लंबाई की इकाई एंगस्ट्राम होती है। और प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई होती है। ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत से परीक्षाओं में, एक दिवसीय परीक्षाओं में सामान्य विज्ञान खंड के अंतर्गत पूछा जाता है। 1 हॉर्स पावर यानी 1 HP या 1 अश्वशक्ति कितने के बराबर होता है। तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। सुमेलन करना है। उच्च वेग की इकाई मैक होती है। तरंग दैर्घ्य की इकाई एंगस्ट्राम है। और ऊर्जा की इकाई जूल होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल। पास्कल दबाव या दाब से संबंधित होता है। जिस प्रकार से जूल ऊर्जा का मात्रक होता है उसी प्रकार से दाब का मात्रक पास्कल होता है। 1 माइक्रान कितने के बराबर होता है। तो 1 माइक्रान 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1/1000 मिलीमीटर के बराबर 1 माइक्रान होता है।
1 माइक्रान कितना प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों 1 माइक्रान 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर की लंबाई को प्रदर्शित करता है, या 1 माइक्रान जो है वो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर लंबाई प्रदर्शित करता है। मात्रकों के अंतर्गत डेसिबल किसका मात्रक है? तो डेसिबल दोस्तों ध्वनि के प्रबलता की इकाई होती है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, और सेल्सियस जो होता है वो ताप मापन की इकाई होती है। कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल तथा वाट में से ऊष्मा की इकाई क्या नहीं है? तो वाट जो है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है बल्कि शक्ति की इकाई होती है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? तो दोस्तों 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। मीटर में 1 किलोमीटर दूरी 1000 मीटर के बराबर होती है। 1 पिकोग्राम कितने के बराबर होता है? तो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9 और पीको जो होता है 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। पारिस्थितिकी दाब या एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या होती है? तो वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होती है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके बराबर होता है? तो 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब 1 बार के बराबर होता है। तेल का एक बैरल कितने के बराबर होता है? लगभग 159 लीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा है। तेल का एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई दोस्तों फर्मी मीटर होता है। अब देखते हैं, सुमेलन करना है। कुछ प्रमुख मात्रक हैं। क्यूसेक, क्यूसेक द्रवों के प्रवाह का दर का मापन करता है। बाइट कंप्यूटर और रिक्टर जो है भूकंप की तीव्रता की माप करता है, और बार जो है वो दाब की मापन इससे किया जाता है। क्यूसेक में क्या नापा जाता है? तो जल का बहाव जो है, जल का बहाव या उसके प्रवाह की दर क्यूसेक में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, नाट, डॉप्सन, पॉइज तथा मैक्सवेल में से वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई क्या है? तो वो डॉप्सन होती है दोस्तों, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने का यंत्र इकाई। अब देखते हैं मापन के कुछ यंत्र और पैमाने। अब पहला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नौ संचालकों द्वारा सोनार प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का प्रयोग किन तरंगों का सोनार में उपयोग करते हैं? तो ये पराश्रव्य तरंगें होती हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर होता है। एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है? तो वायु की गति या पवन का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर से। बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर और विंडवेन में से वायु की गति किससे नापी जाती है? तो वायु की गति नापने का यंत्र एनीमोमीटर होता है। अब देखिए, सुमेलन करना है। एमीटर जो है ये विद्युत धारा की माप करने का यंत्र है, और टैकियोमीटर क्षैतिज दूरी, लंबवत उन्नयन और दिशाओं का माप करने वाला यंत्र है टैकियोमीटर। पायरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कई बार यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस आदि परीक्षाओं में पूछा गया है। पायरोमीटर उच्च ताप के मापन में किया जाता है, और ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी और द्रव तापमापी में से पायरोमीटर क्या कहा जाता है? तो पायरोमीटर को विकिरण तापमापी कहा जाता है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त है, वो कौन सा थर्मामीटर होता है? तो ये है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पाइर हेलियोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों पाइर हेलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर के द्वारा की जाती है, तो गैसों के दाब की माप मैनोमीटर के द्वारा की जाती है। अब देखते हैं प्रमुख उपकरण और यंत्र और उनके मापन की राशि। तो दोस्तों हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। स्प्रिंग तुला से भार मापा जाता है। ओडोमीटर जो है वो वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है, और ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता के मापन की युक्ति है।
अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने में किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। साधारणतः बैरोमीटर में क्या प्रयोग होता है? तो ये पारे का प्रयोग होता है साधारण बैरोमीटर में। दूध का आपेक्षिक घनत्व तो ज्ञात किया जा सकता है लैक्टोमीटर से, दूध का आपेक्षिक घनत्व नाप सकते हैं। और थर्मो रजिस्टर एक उपकरण है जो क्या कार्य करता है? तो दोस्तों थर्मो रजिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की तरह कार्य करता है। ये विद्युत उपकरणों के रेजिस्टेंस की जांच करता है। अगला प्रश्न है सही सुमेलन करना है। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए ये यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। और लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र क्या होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर नापा जाता है। राडार किसके उपयोग में आता है दोस्तों? तो राडार रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में राडार का प्रयोग किया जाता है। या फिर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि राडार में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो राडार में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों रिक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। रिक्टर पैमाना भूकंपीय लहरों का आयाम नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब देखिए कुछ जो हैं वो मात्रक हैं किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। सेल्सियस तापमान का मात्रक है। किलोवाट घंटा विद्युत का। HR गुणक ये रक्त का मात्रक है। और रिक्टर पैमाना भूकंप मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये देखिए सिस्मोग्राफ जो है वो उसे भूकंप मापी यंत्र कहते हैं और ये भूकंप को रिकॉर्ड करता है। भूकंप के मापन के लिए सिस्मोग्राफ, ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर और प्रतिरोध नापने के लिए ओम मात्रक का प्रयोग किया जाता है। फैदोमीटर से तो दोस्तों फैदोमीटर से समुद्र की गहराई नापी जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब और अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। फैदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है जबकि सिस्मोग्राफ भूकंप और बैरोग्राफ या बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों ये देखिए सुमेलन करना है। मैनोमीटर इससे गैसों का दाब मापा जाता है। कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजनों में प्रयोग किया जाता है। कार्डियोग्राम जो है वो हृदय की गति नापता है। और सिस्मोमीटर भूकंप तरंगों की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाता है। फोनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन आवृत्ति के मापन के लिए फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक प्रश्न देखते हैं झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या है? तो ये है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जाता है। अब आइए देखते हैं यांत्रिकी या मैकेनिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करता है? तो दोस्तों कम बल प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में या उससे अधिक मात्रा में काम करने के लिए साधारण यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील यानी सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घटेगी। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण, अभिकेंद्रण नहीं, अपकेंद्रण बल पर कार्य करती है। वही क्वेश्चन है प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली अपकेंद्रीकरण है दोस्तों। विस्थापन, वेग, बल तथा आयतन में से सदिश राशि कौन सी नहीं है? तो आयतन जो है वो सदिश राशि नहीं है जबकि विस्थापन, वेग और बल ये जो हैं वो सदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों समय, चाल, विस्थापन, दूरी में से सदिश राशि कौन सी है? तो सदिश राशि है विस्थापन। ऐसी राशियां जिनमें दिशा का भी ज्ञान होता है उन्हें सदिश कहा जाता है और जिनमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है अदिश राशियां कहा जाता है। संवेग, दाब, ऊर्जा और कार्य में से सदिश राशि कौन है? तो संवेग सदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वो क्या है? तो दोस्तों द्रव्यमान जो होता है वो संवेग और वेग का अनुपात होता है। बल किसका गुणनफल है? तो बल दोस्तों द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है यानी F बराबर ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन।
अगला प्रश्न है, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप की इकाई कितनी होगी? तो ये होगी दोस्तों 6। और ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा संरक्षण का आशय ये होता है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। हवाओं की ऊर्जा किस प्रकार होती है? तो हवाओं में गतिज ऊर्जा होती है। वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वो कौन सा है? तो वो गतिज ऊर्जा है। और एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो स्थिरता का जड़त्व इसका कारण होता है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण है कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियान्वित नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, फिसलने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए सड़क पर चलना आसान है और बर्फ पर चलना कठिन होता है। अगला प्रश्न है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है और उससे माने शुरुआती बल से ही कम बल में गाड़ी चलती रहती है। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और 5.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना है? तो नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का दोस्तों 10 गुना है। अगला प्रश्न है, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो वे क्रमशः एक्स वाई जेड दूरी पर रुकें तो क्या होगा? तो दोस्तों इसमें ये होगा कि एक्स और वाई बराबर हैं और जेड भी बराबर हैं, एक्स वाई जेड बराबर हैं। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया जो है वो आर से कम होगी। अगला प्रश्न है, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ, तो दोस्तों तेल का मुक्त पृष्ठ परवलयी वक्र का आकार ले लेगा। अगला प्रश्न है, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, पहला है कि बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा और चौथा है अंदर की तरफ फिसलेगा। तो इनमें सही कथन क्या है? तो 2 और 3, यानी एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन अंदर के पहियों पर उल्टेगा और तीसरा है कि बाहर की तरफ फिसलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्वरण ज्ञात करने का सही फार्मूला क्या है? A = v - u/t, यानी जो त्वरण होता है वो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय होता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्व के अधीन गति से संबंधित जो टॉपिक है उससे है। वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, ब्रह्मगुप्त ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? सर आइजक न्यूटन ने। और अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्वीय बल नहीं होता है। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा हो उसमें से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? तो वो अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान रहेगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि ये इसलिए नहीं गिरती है क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर ही रहती है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है उसके स्थान पर दुगुनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ेगा वो कितना होगा? तो वो अब जितना है उसका चौथा भाग रह जाएगा यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? उसका भार अपरिवर्तित होता है।
लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। जो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी पर पहुंचेगा वो कौन सा है? तो दोस्तों सभी जो टुकड़े हैं वो साथ साथ पहुंचेंगे। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराए पर क्या होगा? तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और लोहे की गेंद जो है वो पहले गिरेगी। दो गेंदें ए और बी क्रमशः 10 किलोग्राम 1 किलोग्राम की हैं, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाए तो भूमि पर दोनों गेंदें एक साथ पहुंचेंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन कारण चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 यानी 6वां भाग रहता है। कारण है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो दोस्तों कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है उसका 6वां भाग गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा पर है। मानव शरीर का भार जो होता है दोस्तों वो ध्रुवों पर अधिकतम होगा, यानी किसी पिंड का भार जो है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ऊंची इमारत में से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा? तो 3 सेकंड बाद उसका वेग 29.4 मीटर प्रति सेकंड होगा। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर स्मॉल जी का मान कितना होगा? तो दोस्तों 2% बढ़ जाएगा यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो। अगला प्रश्न है, विनाशकारी भूकंपों के गुरुत्व के कारण त्वरण कितना होगा? तो ये 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से कम होगा। और अगला प्रश्न है, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण का मान 10⁶ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाए तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम ही होगा, क्योंकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। भारहीनता होती है, तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति भारहीनता को दर्शाती है। सुमेलन करना है रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एक्सरे किरणों की खोज W.K. रॉन्टजन ने की थी। और चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है, इसलिए हम पृथ्वी की गति को अनुभव नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक शून्य हो जाए तो। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो कैसे प्राप्त होता है? तो अपकेंद्र बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा करता है केंद्राभिमुखी बल के कारण। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इन चारों बलों में सबसे प्रबल बल कौन है? तो दोस्तों गुरुत्व बल प्रकृति के 4 बलों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रबल होता है। अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार आंशिक कब मालूम होगा? तो दोस्तों अपना भार अधिक कब मालूम होगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम होगा, और स्वतंत्र रूप से कोई लिफ्ट नीचे गिर रही हो तो उस समय व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होगा। लोलक की कालावधि या टाइम पीरियड कितना होता है? तो लोलक का टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं।
अगला प्रश्न है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों आवर्तकाल कम हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, एक सामान्य लोलक दोलन चल रहा हो, यानी एक सामान्य लोलक है वो दोलन कर रहा हो, तो ऐसे में क्या होता है? जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है, सही है। इसके अलावा हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। तीसरा है कि दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। और चौथा है कि सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ कम होता जाता है। तो इन कथनों में से कथन 1, 2 और 4 सही है, जबकि 3 जो कह रहा है कि दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। गति रुक जाती है, गति शून्य हो जाता है, लेकिन त्वरण शून्य नहीं होता है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो शीतकाल में जो पेंडुलम घड़ी है वो समय से आगे चलने लगती है, क्योंकि जो लोलक होता है उसकी लंबाई कम हो जाती है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग है। यदि कोई वस्तु इतनी ही वेग से पृथ्वी से बाहर की ओर प्रक्षिप्त की जाए तो वो वापस नहीं लौटेगी। अगला प्रश्न है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो यहाँ पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यमूल वेग से कम होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला प्रश्न स्थूल पदार्थों के गुण से संबंधित देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो ये पृष्ठ तनाव होता है। द्रव बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? तो नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण घर्षण होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है, इसलिए तेल जल पर फैल जाता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कितना होता है? तो दोस्तों साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। और यदि 2 साबुन के भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या होगा? छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं अलग अलग एक बार ही एक भार से खींचे जाते हैं, तो अधिकतम दैर्घ्य वृद्धि किसमें होगी? 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm वाले तार में सर्वाधिक वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, केशिकत्व का कारण नहीं है। पौधों की जड़ों से जल के इसके पर्णसमूह की ओर बढ़ने के लिए केशिकत्व केवल एकमात्र कारण नहीं है। बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन जो है बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो ये केशिकत्व और पृष्ठ तनाव होता है। इसके अलावा एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तो केश नली में जल की अपेक्षा जो तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है उस तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसलिए वो अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। अगला प्रश्न है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब कोई बुलबुला झील की तली से ऊपर उठकर आता है तो उसका जो आकार होता है वो बढ़ जाता है। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी के कारण हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक्स के कार्य करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? पास्कल के नियम पर आधारित है ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मोबाइल और ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के सामाजिक जीवन में क्रांति ला दी है। तो लोगों के आवागमन और लोगों के जुड़ाव के संबंध में इसने क्रांति ला दी है। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट होने से कौन सी मौसम दशा होती है? तो ये तूफानी मौसम दशा का संकेतक होता है।
अगला प्रश्न है पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद क्या होता है। तो दोस्तों पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद एस्फाल्ट होता है। और कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये होता है जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। और शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु कैसे जीवित रहते हैं? तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी बना रहता है और इस कारण जीव जंतु जीवित रहते हैं। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है, इसलिए बर्फ जली झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व तो नहीं बदलेगा। भार पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक कब होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और जल का अधिकतम घनत्व किस पर होता है? जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन पर होता है। कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। कारण है लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो दोस्तों ए तो सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षिक घनत्व से अधिक नहीं बल्कि कम होता है। अगला प्रश्न है लोहे की कील पानी पर तैरती है जब पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, क्योंकि तो इसका कारण है कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है। अगला प्रश्न है एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। और जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर की ओर आने पर अधिक भारी हो गई है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार कितना होगा? तो दोस्तों इसका जल में भार 0 होगा। मथने के उपरांत क्रीम का दूध से अलग हो जाना किसके कारण होता है? तो ये अपकेंद्री बल के कारण होता है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? तो दोस्तों वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं उनका कारण उनका घनत्व का कम होना है। और वह तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, वो टेक्नीशियम था। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग या जो बर्फ का टुकड़ा होता है उसका कितना भाग समुद्री सतह से ऊपर होता है? 1/9 भाग। केवल 1/9 भाग समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग का भाग ऊपर होता है, जबकि 8 भाग जो होता है इसका समुद्र की सतह में नीचे होता है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर कितना होगा? पानी का स्तर उतना ही होगा जितना रहता है। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या होगा? तब शरीर डूब जाएगा। अगला प्रश्न है समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है और नमक होने के कारण उसका घनत्व अधिक होता है, जिस कारण उसमें तैरना आसान होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कथन कारण से संबंधित, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। कारण है सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। स्थिति विज्ञान या स्टैटिक्स किससे संबंधित है? विश्राम की अवस्था या गतिहीन अवस्था से संबंधित है स्थिति विज्ञान। अब आइए देखते हैं प्रकाश यानी लाइट से संबंधित प्रमुख प्रश्न। वह विकिरण जिसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है, तो ये 320 से 400 नैनोमीटर पे उस ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। सौर विकिरण किसमें देखता है? तो सौर विकिरण 400 से 700 नैनोमीटर प्रकाश में अधिकतम दिखता है। दृश्य प्रकाश का धैर्यमान प्रसार कितना होता है? 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। और मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है 5500 एंगस्ट्रॉम।
अगला प्रश्न है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। अब आइए देखते हैं सत्य कथन। तो सत्य कथन है प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है। निर्वात में इसका जो वेग है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड शून्यावकाश में इसका वेग होता है। प्रकाश वेग अधिकतम कब होता है? तो ये निर्वात में होता है। प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी? कांच से गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में कितना समय लगता है? तो ये 8.5 मिनट का समय लगता है या 500 सेकंड का समय लगभग लगता है सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में। अगला प्रश्न है प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वो कौन है? तरंग दैर्घ्य और वेग। ये यदि कोई प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो ये दोनों प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है? उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा के रूपांतरण द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपादित होती है। अगला प्रश्न है प्रकाश सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन है? तो ये गैस है दोस्तों नियान, जो कि प्रकाश के सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किसका परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और जैसे एक प्रश्न है दोस्तों, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत प्रवाहित होता है, तो जो ऑप्टिकल फाइबर में संचार में संकेत प्रवाहित होता है वो प्रकाश तरंगों के रूप में। अगला प्रश्न है मरीजों के अंदर के या पेट के अंदर का परीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा जो इंडोस्कोप होता है वो किस प्रकार कार्य करता है? तो इंडोस्कोप दोस्तों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसी प्रकार मृग मरीचिका भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है। मृग तृष्णा या मृग मरीचिका ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है एक कटा हीरा जगमगाता क्यों है? कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये जगमगाता है। अगला प्रश्न कथन कारण से है। कथन है हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। सही है। और कारण है कि हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। तो दोस्तों ये गलत है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है? तो 3D तकनीक का नाम होलोग्राफी है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोडेड पर्दे के ऊपर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे के ऊपर जनित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन कहलाता है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। सभी पारदर्शी माध्यम के आर पार जाती हैं। रमन प्रभाव का उस प्रकाश के किरणों से संबंध है। ध्वनि के पुनरुत्पाद या रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक CD जो कॉम्पैक्ट डिस्क है ऑडियो प्लेयर में प्रयोग क्या होता है? तो लेज़र बीम का प्रयोग जो होता है वो कॉम्पैक्ट डिस्क के ऑडियो प्लेयर में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है एक CD ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या किस प्रकार की जा सकती है? तो इसकी व्याख्या जो है वो परावर्तन और विवर्तन यानी रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन की परिघटना के आधार पर इसकी व्याख्या की जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से जो सही कथन है वो हम बता दे रहे हैं। सही कथन है कि रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं और अतिचालक यानी सुपरकंडक्टर जो होते हैं अतिचालक वाहनों का पता लगाने के लिए
पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। तो कथन है कि एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। कारण है आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। तो दोस्तों ये तो सही है, लेकिन कारण गलत है। अगला प्रश्न है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का सतह जो है वो वक्राकार है, इसलिए दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं। और अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है? तो ये है FM यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलन। आवृत्ति मॉड्यूलन है दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा समसामयिक घटनाचक्र द्वारा प्रकाशित GS पॉइंटर के सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान का पहला भाग। इसके अन्य भाग हम आगे की वीडियो में करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।